नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए आज जो क्लास लेके आया हूँ वो है अभी तक जो सेगमेंट चल रहा था उसमें चंद्रमा के बारे में और सूर्य के बारे में और पृथ्वी के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। अब चंद्रमा का जो चल रहा था, चंद्रमा के बारे में हमने बताया था कि चंद्रकलाएँ क्या होती हैं। तो जैसा कि ये बच्चों साइड से हमने दिखाया है, इसमें बना के दिखाया है कि चंद्रकलाएँ चंद्रमा की वो अवस्था होती है जिसमें प्रकाश का सीधा चंद्रमा के पड़ने से संबंध होता है। चंद्रमा के बड़े होने से या छोटे होने से सीधा प्रकाश का संबंध होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा एक आकाशीय पिंड होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है या पृथ्वी का परिक्रमा करता है। अर्थात क्यों परिक्रमा करता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसलिए यह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। चंद्रमा का स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वो वस्तुतः सूर्य का ही प्रकाश होता है, किंतु चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। इसलिए यह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा आकाश में सदैव प्रकाशित दिखाई नहीं देता। चंद्रमा के प्रकाशित भाग को इस प्रकार से बढ़ते और घटते क्रम को चंद्रकलाएँ कहते हैं। चंद्रमा जो आकाश में हमें दिखाई देता है तो हमेशा एक जैसा प्रकाशमान उसका दिखाई नहीं देता या एक से एक जैसा सदैव उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। कभी छोटा सा दिखाई देता है, कभी पूर्ण गोलाकार दिखाई देता है, कभी अर्ध चंद्रमा दिखाई देता है, कभी उससे थोड़ा बड़ा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा अपनी आकृति या अपनी छाया जो चंद्रमा की होती है उसमें परिवर्तित करता रहता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश की वजह से चंद्रमा का जो प्रकाश है वो घटता या बढ़ता रहता है। पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होता है। पूर्णमासी को चंद्रमा पूरा दिखाई कब देता है? जब पूर्णमासी होती है, अर्थात पूरा चंद्रमा उस दिन हमें दिखाई देता है। तथा अमावस्या को चंद्रमा अप्रकाशित हो जाता है, अर्थात अदृश्य जैसा हमें दिखाई देता है, अर्थात बिल्कुल छाई टाइप का दिखाई देता है, मालूम नहीं पड़ता है। उस समय चंद्रमा पर कोई प्रकाश नहीं होता है। अमावस्या के बाद से चंद्रमा की गति से थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे परिवर्तित होता है अपनी गति में, और उस पर सूर्य के प्रकाश में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा पर वृद्धि होती है वैसे वैसे चंद्र का पूरा आकार हमें दिखाई देता है या चंद्रमा का आकार बढ़ते हुए स्वरूप में हमें दिखाई देता है। और यह लगभग 14 दिन तक चंद्रमा का आकार बढ़ता है अमावस्या से लेकर। अमावस्या को सबसे कम दिखाई देता है, उसके नेक्स्ट डे हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा, उसके नेक्स्ट डे हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा, और ये बढ़ते हुए क्रम में हमें पूर्णमासी को पूरा दिखाई देता है। और ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस दिन चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश पूरी अवस्था में पड़ जाता है। अर्थात पृथ्वी और जो चंद्रमा है वो सूर्य से बहुत छोटे हैं और सूर्य का प्रकाश धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते अपने क्रम पे आता है, और उस दिन पूर्णमासी के दिन सूर्य का जो प्रकाश होता है चंद्रमा पर पूरी तरीके से पड़ता है, तो उस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से चंद्रमा के घटते या बढ़ते क्रम के जो दिनों की संख्या है वो लगभग 14 दिन में चंद्रमा का घटने का और बढ़ने का जो क्रम होता है वो 14 दिन की अवधि बताई गई है। पूर्णमासी से लेकर के अगर अमावस्या के समय की हम बात करें, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या के समय की अगर बात करें तो पूर्णमासी को चंद्रमा पूरा दिखाई देगा और उसके बाद अमावस्या को अदृश्य रूप में आ जाएगा। तो इस दिन से लेकर पूर्णमासी से और अमावस्या के क्रम की अगर बात करें तो घटते क्रम की बात की जा रही है, अर्थात पूर्णमासी को पूरा चंद्रमा दिखाई देगा और उसके बाद लगातार घटता हुआ चला जाएगा और अमावस्या तक का जो समय कहलाता है
जो अवधि होती है पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक की, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक का जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष के नाम से बच्चों जाना जाता है। इसी प्रकार से फिर अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक का अगर समय आ जाएगा, पहले तो सबसे पूरा चंद्रमा कब दिखाई देता है? पूर्णमासी के दिन। सबसे छोटा चंद्रमा किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक की अवधि को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। और अमावस्या से लेकर पूर्णमासी की अवधि दोबारा पहुंचने तक चंद्रमा की जो गति होती है उसको शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये चंद्रमा की जो कलाएं हैं, चंद्रमा की जो प्रकाश के घटते और बढ़ते क्रम की जो अवस्थाएं हैं वो बच्चों इस प्रकार से होती हैं कि सूरज का प्रकाश जब चंद्रमा पर पूर्ण रूप से पड़ता है तो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, और सूरज का प्रकाश जब चंद्रमा पर पूर्ण रूप से नहीं पड़ता है तो अदृश्य हो जाता है चंद्रमा, अर्थात उसका कोई प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि स्वयं का चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। और इस प्रकार से ये हमने लेफ्ट साइड में जो चित्र बनाया है, इस प्रकार से जो चंद्रमा है हमारा घटता और बढ़ता रहता है। उसके बाद ये देखिए दूसरा हमने नीचे जो चित्र बनाया है उसमें क्या होता है कि पहले तो 23 मार्च और 21 सितंबर की अगर हम बात करें तो 21 सितंबर और 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर जो सूर्य की स्थिति होती है वो लंबवत होती है, और पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों में 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन की अगर बात करें तो यहाँ दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव पर सूर्य लंबवत होता है और दिन और रात की अवधि इसमें बराबर होती है। इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव की अगर बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में भी दिन और रात दोनों ही अवस्था में सूर्य बराबर स्थिति में प्रकाश डालता है विषुवत रेखा पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर भी ये 23 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बड़े दिन और छोटे दिन की बात करें तो 21 जून की अगर देखें तो 21 जून को, जबकि उत्तरी ध्रुव की अगर बात करें 21 जून में, तो उत्तरी ध्रुव में 21 जून के दिन विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और उस दिन गर्मी भी ज़्यादा होती है और ये ग्रीष्म समय होता है। और उत्तरी ध्रुव पर 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और 21 जून को ये प्रकाश का जो दिन होता है सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, और इसलिए उत्तरी ध्रुव में उस दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। और इसके ठीक विपरीत 21 जून को ही दक्षिणी ध्रुव में सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि उधर दक्षिणी ध्रुव की दिशा में प्रकाश की किरणें सीधी लंबवत नहीं पड़ती हैं, अर्थात हॉरिजॉन्टल पड़ती हैं, तिरछी हो जाती हैं, क्षैतिज हो जाती हैं, तो सूर्य की जो अवस्था होती है वो मुड़ जाती है। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव में अगर देखा जाए तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। उस दिन दक्षिणी ध्रुव पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन माना जाएगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में उस समय सूर्य दक्षिणायण अवस्था में होगा और दक्षिणी ध्रुव की ओर उसकी जो किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ेंगी, और उत्तरी ध्रुव में इसकी किरणें लंबवत न पड़ के तिरछी हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में दक्षिणी ध्रुव में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी दिन उत्तरी ध्रुव में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। तो ये सूर्य की जो प्रकाश की गति है या सूर्य की जो विषुवत रेखा और कर्क रेखा के सापेक्ष चलने की जो गति है उसके अनुसार उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो परिवर्तन होते हैं दिन के, वो घटते और बढ़ते क्रम में होते हैं। एक अवस्था ऐसी भी आती है
कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य अपनी लंबवत स्थिति में दोनों ध्रुवों में होता है। तो उस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को समस्त कह सकते हो ध्रुवों पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ये हमने आपको उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ये 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। जिस 22 दिसंबर को अगर यह सबसे बड़ा दिन है तो 21 जून को इधर सबसे छोटा होगा। अगर 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन है तो ये 22 दिसंबर को इधर सबसे छोटा दिन माना जाएगा। और 21 मार्च उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में उस दिन 23 सितंबर को सबसे बड़ा सब दिन और रात बराबर माने जाते हैं। ये हमने इसके बारे में बताया। इसके अलावा बच्चों ये आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में हमने बताया कि चंद्र ग्रहण अवस्था वो होती है जो पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। पूर्णिमा को क्या होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं। ये देखिए चंद्रमा है, ये पृथ्वी हो जाएगा, नीचे वाला ऐसा ये पृथ्वी है। जब ये एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है, चंद्रमा भी अपनी धुरी पर परिक्रमा करता है और पृथ्वी भी। तो चूंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सूर्य पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का उपग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी का उपग्रह वो सूर्य का ग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो जो सूर्य का प्रकाश है ऐसी अवस्था में चक्कर लगाते लगाते जब कभी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, मान लीजिए चंद्रमा और पृथ्वी एक बीच में है, तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा और पृथ्वी के आगे का जो पोर्शन है या आगे का हिस्सा है उस पर सूर्य आ जाता है। सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती हैं तो पृथ्वी पर पड़ती हैं और पृथ्वी की जो छाया होती है ऐसी अवस्था में चंद्रमा पर पड़ती है। अब चूंकि मालूम है कि चंद्रमा का कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो जो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी का जो आकार है वो चंद्रमा से बड़ा है। और जब कभी चंद्रमा पर सूर्य पूरी तरीके से पृथ्वी पर किरणें पड़ती हैं सूर्य की, तो चूंकि चंद्रमा पर कोई प्रकाश नहीं है तो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और चंद्रमा पर पूरी छाया ही छाया दिखाई देती है, अंधेरा जैसा छा जाता है। ऐसी अवस्था को जब पृथ्वी की जो छाया होती है चंद्रमा को पूरा ढक लेती है, ऐसी अवस्था को हम पूर्ण चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। ये कब पड़ता है? अमावस्या के दिन पड़ता है। और जब कभी सूर्य की किरणें आधी या तिरछी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो आधा या आधे से कम या आधे से ज़्यादा हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ जाती है, छाया होती है पृथ्वी की, तो उस अवस्था को आंशिक चंद्र ग्रहण कह सकते हैं, अर्धचंद्र ग्रहण कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से जब पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी की जो छाया है, पृथ्वी की छाया से चंद्रमा ढक जाता है इस दिन। और ये कौन सा दिन होता है? पूर्णमासी का दिन होता है। और इसीलिए जो प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचना चाहिए पृथ्वी के माध्यम से या सीधा पर चंद्रमा पर पहुंचना चाहिए, वो प्रकाश पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसी अवस्था में अंधकार हो जाता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं। जब कभी आधा प्रकाश पहुंचता है तो ये अर्धचंद्र ग्रहण हो जाता है। अब सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें, इसके ठीक विपरीत दिशा में सूर्य ग्रहण हमने दिखाया है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है। उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। और ऐसा ये कब होता है? ये अमावस्या के दिन होता है। अर्थात अमावस्या जिस दिन होती है और जब कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचना चाहिए वो चंद्रमा पर आ जाने की वजह से पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। और ऐसा इसलिए हो जाता है कि चंद्रमा की जो छाया होती है पृथ्वी पर पड़ती है और चंद्रमा पर जो सीधा प्रकाश पड़ता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी पर ऐसा लगता है दिन में अंधेरा जैसा हो गया। ऐसा कुछ समय पहले ही हुआ था बच्चों। तो
सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब कभी पृथ्वी, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब कभी चंद्रमा आएगा, और ये स्थिति अमावस्या के दिन होती है, और जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश सीधा पृथ्वी पर न पहुंच करके चंद्रमा से टकराता है, और चंद्रमा की जो छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है। तो ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है, और दिन के समय में जब अंधेरा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य अपनी प्रॉपर प्रक्रिया में काम नहीं कर पा रहा, अर्थात सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि आज सूर्य को ग्रहण लग गया, अर्थात सूर्य को ग्रास हो गया, या सूर्य को किसी ने ढक लिया। जबकि अमूमन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही सूर्य से छोटे होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था बहुत कम होती है, और अक्टूबर 1762 में पहली बार पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था हुई थी। यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है उस भाग में अंधेरा छा जाता है, शेष भाग में प्रकाश दिखाई देता है। चंद्रमा छोटे होने के कारण पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बहुत कम होती है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से ही छोटा है, तो ऐसी अवस्था बहुत कम हो पाती है। लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी जब पड़ता है तो जब पूरा चंद्रमा ढक लिया जाता है, और चंद्रमा की वजह से पूरी पृथ्वी ढक जाती है छाया से, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, अर्थात पूरे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। और ऐसी अवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। पहली बार 17 अक्टूबर 1762 में वर्तमान वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी अवस्था देखी गई। उसके बाद 24 अक्टूबर 1995 को भी पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था देखी गई। तो बच्चों, हमने आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर न पड़ के चंद्रमा पर पड़ती हैं, और चंद्रमा चूँकि छोटा होता है और चंद्रमा की जो छाया होती है पृथ्वी पर पड़ती है। चूँकि छाया छोटी बनेगी तो कभी कभी रेयर केस में पृथ्वी पूरी ढक जाती है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा छोटा है पृथ्वी से। तो जिस हिस्से पर पृथ्वी की छाया, जिस हिस्से पर पृथ्वी के जिस हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ती है वहाँ सूर्य ग्रहण देखने को हमें मिलता है, और जिस हिस्से पर सीधी रोशनी पड़ती है वहाँ सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं, और ये केवल अमावस्या के दिन होता है। पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण बहुत रेयर केस में होता है, जैसे 1962 में पहली बार हुआ 17 अक्टूबर को, उसके बाद अक्टूबर 1995 में हुआ पूर्ण सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बारे में हमने बताया कि जब कभी पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य एक बीच में आ जाते हैं तो चंद्रमा और पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी की छाया, जो पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है तो पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और पूर्णमासी के दिन ऐसा होता है, और ऐसा लगता है कि इस दिन चंद्रमा पर अंधेरा हो गया और अदृश्य दिखाई देता है। इस अवस्था को हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। यह अमूमन पूर्णमासी के दिन होता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में और पृथ्वी के बारे में बताया। सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। उसके बाद चंद्र कलाओं के बारे में हमने आपको बताया। उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर सूर्य के प्रकाश के कारण जो स्थिति बनती है वो हमने आपको बताई। बड़ा दिन किस प्रकार से होता है, छोटा दिन किस प्रकार से होता है, यह भी बच्चों हमने आपको बताया। तो यहीं पर ये जो छोटा सा सेगमेंट था, ये लेक्चर था, हम आपका समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।